हेलो फ्रेंड्स, रिवल क्लास में आपका स्वागत। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हर्रात्मक श्रेणी। बस इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा समझना है दोस्तों। हर्रात्मक श्रेणी जो होती है दोस्तों, समांतर श्रेणी की उल्टा होती है। आपको कोई भी प्रश्न दिया हो तो आपको समांतर श्रेणी में हल कर लेना है, फिर जस्ट उसका उल्टा कर देना है, तो वो हमारी हर्रात्मक श्रेणी बन जाती है दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यानी तथ्य हैं, उनके बारे में आज जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा तथ्य है योगात्मक तत्समक किसे कहते हैं दोस्तों। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। तो योगात्मक तत्समक किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। शून्य को दोस्तों, शून्य को योगात्मक तत्सम कहते हैं। किसको? शून्य को क्या कहते हैं दोस्तों? शून्य को कहते हैं योगात्मक तत्समक। शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या पर जोड़ने या घटाने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है, अगर हम 2 में 0 जोड़ दें तो आंसर 2 ही तो आएगा, कोई प्रभाव पड़ेगा? यदि 2 में हम 0 घटा दें तो क्या 2 में 0 घटा दें तो क्या आंसर आएगा? 2 ही आएगा। तो यानी 0 हमारा क्या है? योगात्मक तत्समक है। समझ में आया दोस्तों? अब चलते हैं, अगली बात करते हैं। अगली बात हमारी है गुणात्मक तत्समक। अब देखिए, गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं? तो 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। किसको कहते हैं? 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुणा या भाग करने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या 25 है, अगर हम इससे 1 से गुणा करा दें तो क्या इसके मान में प्रभाव पड़ेगा? नहीं, आंसर हमारा 25 ही आएगा। जैसे हमारे पास 24 है, अगर हम इससे 1 से भाग करा दें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 24 ही तो आएगा। इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो गुणात्मक तत्समक की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा हमारा गुणात्मक तत्समक। अब बात करते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम के बारे में कि योगात्मक प्रतिलोम अब किसे कहते हैं भैया? तो दो ऐसी संख्याएँ जिनका योगफल 0 होता है, उन्हें एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए a और -a, अगर हम a प्लस -a, यहाँ पर कहा है ना दो संख्या जिनका योगफल, तो अगर हम इनका योगफल करा दें तो आंसर हमारा 0 आ जाए। जैसे हमारे पास 5 हो और -5, अगर हम इनका आपस में ऐड करा दें यानी जोड़ करा दें तो यहाँ पर देखिए 5 और -5 मिलकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम। मतलब आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, दो संख्याएं ऐसी हों जिनका हम योग करा दें तो उत्तर हमारा क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएंगी? योगात्मक प्रतिलोम हो जाएंगी। अब बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? तो दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल 1 होता है, उन्हें एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर संख्या a और 1/a है, तो अगर हम इनका आपस में गुणा करा दें a अपान 1/a का, तो देखिए हमारा उत्तर कितना है? 1। तो यहाँ पर कहता है नहीं, दो ऐसी संख्या जिनका गुणनफल 1 होता है, तो इनका गुणनफल क्या है? 1 होता है। जैसे मान लीजिए 2 और 2 के गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/2। अगर हम इनका आपस में गुणा करा दें तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। तो यही कहता है। तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगी? हमारी गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएंगी। अब बात करते हैं कुछ विविध प्रश्न। विविध प्रश्नों की बात कर लेते हैं दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए हमारा प्रश्न दिया हुआ है, लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को सदैव विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी दोस्तों? तो आपको बताना है कि लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को सदैव विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4 लगातार प्राकृतिक संख्या हमारी क्या हो जाएंगी? 1, 2, 3, 4। ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। कहता है इसके गुणनफल को सदैव विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो दोस्तों हम इनका आपस में गुणा करा दें, जो संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी वही क्या हो जाएगी? बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 2, 3, 6 और 4 हमारा यहाँ पर गुणा करा देते हैं, तो कितना आएगा दोस्तों? 24। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि 5
5 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल को सदैव विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। दोस्तों ये सवाल उसी तरह है, तो हम देख लेते हैं पाँच क्रमागत प्राकृतिक संख्या यानी 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या देख लेते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 कहता है कि सदैव विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होगी, क्योंकि इनके गुणनफल को, तो इनका गुणनफल करा देते हैं। तो 3 गुणा 6 चौक 24 और 24 5 यानी 24 के गुणा हम 5 में करा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो भी यही संख्या होगी बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो कि इनके गुणनफल को विभाजित करेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 3 क्रमागत सम संख्याओं के गुणनफल को सदैव विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी सम संख्या कौन सी होगी। दोस्तों 3 क्रमागत देख लेते हैं। 3 क्रमागत सम संख्या 2 4 और 4 हो जाएंगी। अब इनका आपस में गुणनफल करा दें तो 4 दूनी 8 6 48 हो जाएगा दोस्तों। तो यही हमारी संख्या हो जाएगी जो कि बड़ी से बड़ी होगी इन तीनों के गुणनफल को विभाजित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं अगला सवाल। देखने के पहले हम देख लेते हैं इस फार्मूले को। इसमें कहा गया है के प्रथम n गुणजों का योगफल बताइए। आपको समझने के लिए समझना होगा के की जगह हम रख दें 5, तो यहाँ पर सवाल हमारा हो जाएगा 5 के प्रथम n यानी 10 गुणजों का योगफल बताइए। इस तरह सवाल बनते हैं इससे। तो हमारा फार्मूला क्या है दोस्तों, के फिर कोष्टक में n+1 कोष्टक बंद n/2। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें 5 के प्रथम n की जगह में 10 कर दें गुणजों का योगफल, इस तरह अगर हम प्रश्न दो तो हम इस फार्मूले का उपयोग कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए 5 के प्रथम है तो हमारा फार्मूला क्या है k/n+1 n/2। अब देखिए के की जगह में यहाँ पर 5 है तो 5 रख देते हैं। n यानी यहाँ पर n यानी 10 है दोस्तों, तो 10 + 1 कर देते हैं। फिर यहाँ पर 10 कर देंगे n की जगह में बटा 2। अब 2 पंचे दोस्तों यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 25 गुणा यहाँ पर 10 1 11 हो जाएगा। तो 25 गुणा 11 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 5 55 11 5 275 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो के प्रथम n गुणजों का योगफल का फार्मूला क्या है, के कोष्टक में n+1 कोष्टक बंद n/2। तो जब आपसे पूछे कि के प्रथम n गुणजों का योगफल बताइए तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न हमारा कहता है 16 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल बताइए। तो 16 के, तो अब 16 की जगह में यहाँ पर कहा है के प्रथम n गुणजों का योगफल बताइए। तो फार्मूला दोस्तों हमने क्या बताया था, के फिर कोष्टक में n+1 फिर n/2। अब देखिए के का मान हमारा यहाँ पर दिया है 16, कोष्टक में n दिया है हमारा यानी 20 गुणजों का, तो यानी 20 + 1 फिर यहाँ पर n का मान 20/2। अब देखिए यहाँ पर 2 से हम 20 को काट देंगे तो 10 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 16 10 का गुणा करा देते हैं तो 160 हो जाएगा, गुणा 20 1 यहाँ पर 21 हो जाएगा। अब देखिए जब हम यहाँ पर करा दें गुणा 16 का गुणा अगर हम 21 में करा दें तो 16 1 बार जाएगा, 16 32 1 हमारा 33 हो जाएगा। फिर हम इस जीरो को देखिए दोस्तों 3360 इसका आया हमारा आंसर। तो ये हमारा क्या होगा, 16 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल क्या हो जाएगा 3360। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं हम अगला प्रश्न देखने के पहले फिर हम एक फार्मूले को देखते हैं प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल के बारे में। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का अगर हमें योगफल बताना हो दोस्तों तो किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, n फिर कोष्टक में n-1/2। आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना है जब कहीं प्रथम n, यहाँ पर प्रथम n माने n की जगह में हम रख लें 5, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताना हो आपको तो आप इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का आपको योगफल बताना है तो n की जगह में दोस्तों हम 5 रख देते हैं, तो 5 - 1/2। फिर देखिए 5 गुणा 5 में 1 घटा देंगे तो 4/2, 2 से 4 में भाग दे देंगे 2 आ जाएगा, 5 दूना 10। तो पूर्ण संख्याओं का योगफल दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया। अब देखिए दोस्तों हम इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है
प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं यानी प्रथम n कर दें तो पूर्ण संख्याओं का योगफल बताइए। तो प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल के लिए फार्मूला हमने क्या बताया था, n(n-1/2)। अब प्रथम यहाँ पर 20 है तो n की जगह 20 रख देंगे, तो 20 फिर कोष्टक में 20-1/2। अब देखिए यहाँ पर 20, अब यहाँ पे 20 में घटा दें तो 19/2 हो जाएगा दोस्तों। 2 से हम 20 को काट देंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 10 का जब हम 19 में गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 190। 190 क्या आ गया, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या आ गया, 190। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो यानी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों, ये आज से हमारी नंबर सिस्टम की क्लास ख़त्म होती है। अब हम इसकी अगली क्लास में इससे हम संबंधित प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराएंगे आपको। तो दोस्तों, वीडियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।